तो मुगल साम्राज्य का पतन एक ऐसा विषय जिस पर अक्सर बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आज हम इस विषय का एक ऐतिहासिक पोस्टमार्टम करने वाले हैं, विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुए उस संस्थागत पतन का, जिसे हम सीधे ऐतिहासिक स्रोतों के चश्मे से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है नीतियों में आया वो बड़ा बदलाव, दूसरा समाज में पैदा हुई दरारें, तीसरा दरबार के भीतर की गुटबाजी, चौथा दक्कन का वो अभियान जो मुगलों को बहुत भारी पड़ा, और आखिर ने वो खंडित साम्राज्य जो पीछे छूट गया। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, नीतियों में बदलाव यानी समावेश से बहिष्कार तक का सफर। अगर आप शुरुआती मुगल शासकों को देखें, जैसे कि अकबर, तो उनकी नीतियां काफी हद तक स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन और सबको साथ लेकर चलने वाली थीं। लेकिन औरंगजेब के समय आते आते एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलता है। स्रोतों से हमें पता चलता है कि जजिया कर फिर से लगा दिया गया और धार्मिक विशिष्टता पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इस बहिष्कार वाली नीति ने उस मजबूत नींव को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया जो दशकों से बन रही थी। यही से बात आती है हमारे दूसरे बिंदु पर, सामाजिक विभाजन और दरकती हुई बुनियाद। अब होता क्या है कि जब नीतियां बदलती हैं तो पुराने और वफादार सहयोगी भी दूर होने लगते हैं। जसवंत सिंह के निधन के बाद जोधपुर में राठौड़ों का विद्रोह भड़क उठा, बुंदेलखंड में छत्रसाल से किए गए वादे टूट गए। इतना ही नहीं, स्थानीय हिंदू राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की रणनीति अपनाई गई। नतीजा, साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया दर्ज है। जसवंत सिंह की मौत पर औरंगजेब ने कथित तौर पर कहा था, कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। इसी सोच ने लंबे समय से चले आ रहे वफादारों को, जो मुगलों की ढाल हुआ करते थे, रातों रात एक सक्रिय प्रतिरोध में बदल दिया। बाहरी विद्रोह तो थे ही, लेकिन अंदर की स्थिति और भी खराब थी। हमारा तीसरा बिंदु है दरबार के आंतरिक गुट, पैरानोया और उत्तराधिकार की जंग। उस समय नेतृत्व पूरी तरह से एक गहरे पैरानोया यानी शक और डर का शिकार हो चुका था। सत्ता के लिए दारा शिकोह की हत्या कर दी गई, खुद शाहजहां को कैद कर लिया गया, और हद तो तब हो गई जब विद्रोह के डर से अपने ही बेटों को अफगानिस्तान और गुजरात जैसी दूर दराज जगहों पर निर्वासित कर दिया गया। जब अपनों पर ही इतना अविश्वास हो जाए तो किसी भी साम्राज्य का टिकना लगभग असंभव हो जाता है। और ये अविश्वास सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था। दरबार के भीतर शिया और सुन्नी गुटबाजी की एक बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। स्रोतों के अनुसार आदिल शाह जैसे शासकों का जबरदस्त धर्मांतरण कराया गया, जिसने इस आग में घी का काम किया। असल में साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले ही अंदर से एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। इन लगातार चलने वाले उत्तराधिकार युद्धों का नतीजा क्या निकला? बहादुर शाह प्रथम, जो एक 65 साल का बुजुर्ग राजकुमार था, अपने ही भाइयों मुअज्जम और आजम से लड़कर एक खंडित सिंहासन पर बैठता है। अब खुद सोचकर देखिए, जब किसी साम्राज्य की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथ में आए जो 65 साल की उम्र में अपनों से लड़ लड़कर थक चुका हो, तो साम्राज्य का भविष्य कैसा होगा? चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, दक्कन का वो महंगा अभियान जिसने मुगलों को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। 27 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। मुगल साम्राज्य ने लगभग 3 दशक, पूरे 27 साल सिर्फ दक्कन क्षेत्र को जीतने की कोशिश में खपा दिए। संसाधनों के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा जानलेवा बोझ साबित हुआ जिससे साम्राज्य फिर कभी नहीं उभर सका। और इसमें मराठों की युद्ध नीति वाकई कमाल की थी। वे सीधे नहीं लड़ते थे। उनकी रणनीति थी पहले 6 महीने तक किले को बचाए रखना, फिर जुलाई के मॉनसून से ठीक पहले सरेंडर कर देना, और फिर जैसे ही बारिश में मुगल सेना परेशान होती, 2 महीने बाद उस किले को वापस जीत लेना। इस चालाकी भरी रणनीति ने मुगलों को सिर्फ हथियारों से नहीं हराया, बल्कि उनके खजाने को पूरी तरह से निचोड़ लिया। इसे रामशेष किले के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मुगलों ने लगातार 7 साल तक इस किले की घेराबंदी की, लेकिन मराठों की शानदार रक्षा के आगे वो पूरी तरह नाकाम रहे। सिर्फ एक किले के लिए 7 साल का इंतजार, ये साफ दिखाता है कि दक्षिण में मुगल सेना कितनी बुरी तरह थक चुकी थी। इन सब का अंतिम नतीजा क्या हुआ? एक बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका सम्राट अपने जीवन के आखिरी सालों में, 80 के दशक में, टूटे हुए घुटने के साथ एक ऐसा नेता जो लगातार गोरिल्ला हमलों का शिकार हो रहा था। औरंगजेब बस किलों को जीतने और वापस हारने के एक अंतहीन लूप में फंस कर रह गया था।
और उसके शिविरों को बार बार लूटा जा रहा था। और इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक खंडित साम्राज्य या कहें तो अंतिम ऑटोप्सी। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1681 में दक्कन अभियान शुरू होता है और वहां से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक लगातार संसाधनों की बर्बादी होती रहती है। और मौत के तुरंत बाद क्या होता है? 1707 से 1712 के बीच भयंकर उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाते हैं। दक्षिण के इस खिंचाव ने सत्ता में एक ऐसा वैक्यूम पैदा कर दिया जिसने मुगल सत्ता की कमर तोड़ दी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो क्या वो सिर्फ बाहर के आक्रमणों से ढहता है, या फिर वो अपने ही अंदर के विभाजनों, नीतियों और दरारों के कारण भरभरा कर गिर जाता है? मुगल साम्राज्य का पतन बाहरी ताकतों का कमाल था, या उन आंतरिक कमजोरियों का अपरिहार्य नतीजा जो हमने आज स्रोतों के माध्यम से देखी? जरा सोचिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।